प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी 2020 की जो श्रृंखला आपकी है वो समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो या आपका फॉरेस्ट गार्ड हो या टेट हो, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इस श्रृंखला में अगला श्रृंखला करने जा रहे हैं, जिसमें अगली श्रृंखला में मैं आपको बता दूं कि यह विगत वर्षों में पूछे गए यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है, जिसे हम लोग करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। जिसका आंसर आप नहीं दे पाते हैं उसके बारे में आप नोट्स करते जाएंगे, हम उसके आंसर आपको बताएंगे। क्लियर? तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अब यहाँ बताना 6 का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी शब्दकोश में 4 ऐसे शब्द होते हैं जिसे संयुक्त शब्द कहा जाता है। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और आप जानते हैं कि वर्णमाला जब लिखा जाता है शब्दकोश में, यानी डिक्शनरी में जो लिखा जाता है, तो जिन शब्दों के संयुक्त से वो मिल करके बनते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं बताइए। उन्हीं के क्रम के बाद उसका संयुक्त व्यंजन का क्रम आता है। ऐसा नियम है शब्दकोश का कि जिससे मिल करके वो संयुक्त वर्ण बनते हैं, उन्हीं के क्रम के बाद संयुक्त वर्ण का नंबर आता है। तो बात कर रहे थे कितने होते हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 ऐसे शब्द होते हैं जो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन और हो गया, संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो जो छ होता है एक का और खट्टी सा के निर्माण से बनता है। किससे बनता है? का और खट्टी सा के निर्माण से बनता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों शब्दों के मिलने से किसका निर्माण होता है? छ का निर्माण होता है। और मैंने आपसे बताया कि का के बाद किस में आ जाएगा? संयुक्त वर्ण, चूंकि का मूल शब्द है और इसी से मिलकर के स से मिलकर के छ का निर्माण हो जाता है, इसलिए शब्दकोश में का के बाद छ का वर्णन आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? देखिए, कन्नड़ शब्द है और उसका संबंध आपको बताना है किस भाषा परिवार से है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। जैसा कि आप जानते हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की क्या है? भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ठीक है, मलयालम, ये सभी किस में आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं आती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं भारोपी भाषा परिवार की, जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है, इसके अंतर्गत आपकी कौन कौन सा आते हैं? संस्कृत आता है। इसके अंतर्गत कौन आता है? संस्कृत आता है। और कौन आता है? हिंदी तो आती ही है, पाली आती है, प्राकृतिक आती है, पाली आती है, प्राकृतिक आती है। और कौन आते हैं? पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, ठीक है। उड़िया, बंगाली, पंजाबी इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? संस्कृत, पाली और प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, उड़िया, बंगाली इत्यादि किसमें आते हैं? भारोपी भाषा के अंतर्गत। और कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सभी किस में आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ये बताना है कन्नड़ किसके अंतर्गत है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। क्लियर? समास बताना है भरपेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो शब्द अव्यय होता है उससे मिलकर के जिस समास का निर्माण होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास उसे कहा जाता है। भरपेट का मतलब इसमें अव्ययी भाव समास है। और इसमें अव्ययी भाव समास में आप जानते हैं कि इसका पूर्व पद अव्यय होता है और यही प्रधान भी होता है, तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि द्वंद्व समास की अगर बात कर लें, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है आप जानते हैं? यहाँ पे और या अथवा का लोप हो जाता है। जैसे कि हम कहें राम और कृष्ण, राम और कृष्ण की अगर हम बात करें तो हमने लिख दिया राम और डैश लगा के कृष्ण लिख दिया, तो ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो गया। उसी तरह से राधा कृष्णा लिख दिए तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया, क्योंकि यहाँ पे और या
अथवा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। मुद्री का तत्सम शब्द है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्री का तत्सम शब्द है, आपको बताना मुद्री का तत्सम शब्द कौन सा है। तो आप जानते हैं मुद्री का तत्सम शब्द क्या होता है, मुद्रिका होता है। क्या होता है, मुद्रिका होता है। यही आपका शब्द लिखा गया, बाकी सभी शब्द नहीं लिखे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बेमेल शब्द को चिन्हित करना है। बेमेल जो कि इनसे मेल नहीं खाता है उसे आपको चिन्हित करके बताना है कि कौन सा इसमें बेमेल है। आप देख रहे हैं घर है, परिवार है, प्रियजन है और बच्चे हैं। आप जानते हैं प्रियजन, परिवार, बच्चे ये सभी सदस्यों के नाम हैं। ये सभी अलग अलग सदस्य हो सकते हैं। जो हमसे प्रिय हैं वो प्रियजन है, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं परिवार है, और जो घर में बच्चे हैं वो भी परिवार के ही हिस्से हैं। लेकिन घर एक ऐसा हिस्सा जिसके अंतर्गत ये सभी लोग पाए जाते हैं। तो सबसे अलग कौन है, यहाँ पे घर है। क्लियर। किस छंद का प्रथम या अंतिम शब्द एक सा होता, कह रहा है कौन सा ऐसा छंद है जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द एक ही होता है। यानी प्रथम शब्द जिससे शुरू होता है, अंतिम शब्द भी उसी पे खत्म होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, कुंडलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडलियाँ कहते हैं। कुंडलियाँ छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कुंडलियों में अगर चरण की बात कर लें तो कुल कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के तथा शेष चरण रोला के होते हैं। यानी ये किससे मिलकर के बनता है, दोहा और रोला से मिलकर के किसका निर्माण हो जाता है, कुंडली का निर्माण हो जाता है। तो कह रहा है दो चरण जो होते हैं वो दोहा के होते हैं और 4 चरण किसके होते हैं, रोला के होते हैं। तो कुंडली में कुल कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। इसका प्रथम शब्द और अंतिम शब्द दोनों एक समान होता है। यह रोला और दोहा के मिलने से बनता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। आगे चलते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ जाएं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ग्रस्त का विपरीत शब्द आपको बताना है। ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होगा। तो अगला प्रश्न आपका है जो 7वां नंबर का प्रश्न है और आपको बताना ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होगा। आप जानते हैं ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होता है, मुक्त होता है। ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होता है, मुक्त होता है। जैसे आपको किसी को ग्रसित कर लिए, निगलने लगे तो उसे मुक्त कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और शब्द दिए गए हैं तो उनका भी देख लेते हैं। जैसे लुप्त शब्द दिया गया है, यहाँ पे लुप्त का क्या होता है, विलोम शब्द आपको बताना है, विपरीत शब्द बताना है। तो लुप्त का क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। लुप्त का क्या होता है, व्यक्त होता है। लुप्त का क्या होता है, व्यक्त होता है। कहते हैं कहाँ लुप्त हो गए थे। आप सुने होंगे कि अक्सर आप जब स्कूल में 2-3 दिन नहीं जाते हैं तो आपके गुरु जी द्वारा कहा जाता है कि भैया कहाँ आप लुप्त थे, ना तो आपका एप्लीकेशन है ना तो आपकी कोई जानकारी है, तो आप लुप्त कहाँ थे। तो आप कहते हैं सर लुप्त नहीं था, मैं व्यक्त हो गया हूँ, अभी तक मैं लुप्त था। ठीक है। लुप्त मतलब गायब होना, व्यक्त मतलब दिखाई पड़ना। सुप्त का बताइए, सुप्त का क्या होता है। सुप्त का यहाँ पे देखिए शब्द बहुत कठिन कठिन पूछे गए। तो सुप्त का क्या होता है, जागृत होता है। क्या होता है, जागृत होता है। क्या होता है, जागृत होता है। ठीक है, जागृत सुने होंगे ना, सुसुप्त ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी जो सुप्त हो गई है, जो कार्य नहीं कर रही, और जागृत ज्वालामुखी जो कार्य करती हैं। ठीक है। तो सुप्त का विपरीत क्या होता है, जागृत। और ग्राह्य का क्या होता है, ग्राह्य का क्या होता है, त्याज्य। ग्राह्य मतलब होता है ग्रहण करना, त्याज्य मतलब होता है छोड़ देना। तो ग्राह्य का क्या होता है, त्याज्य। क्या होता है, त्याज्य। याद कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट शब्द हैं चारों। मुक्त का क्या होता है, तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। मुक्त का क्या होता है, ग्रस्त का, यहाँ मुक्त का क्या होता है, ग्रस्त हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार लुप्त का क्या हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। और ग्राह्य का क्या हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। और सुप्त का क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द तो दिए गए हैं लेकिन उसमें से एक ऐसा है जो गलत दिया गया है। अपेक्षा का उपेक्षा ये सही है। अग्रज का अनुज ये भी सही है। उन्नत का आदान का प्रदान सही। उन्नत का अवनत होता है लेकिन अवगत लिखा गया है तो ये गलत है आपका। उन्नत का अवनत होता है। क्या होता है, अवनत होता है। अवनत होता है, अवनति होता है। उन्नत का क्या होता है, अवनत होता है। क्लियर। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है जो हर समय अपना मतलब साधता है, सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं, तो आप जल्दी बताइए। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जल्दी से बताइए एक शब्द उसके लिए क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। जो उसे स्वार्थी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, स्वार्थी। लेकिन उसके बाद और भी शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे दूसरों का भला चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला क्या कहलाता है, परमार्थी कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे दूसरों का भला चाहने वाला क्या कहलाता है, परमार्थी कहलाता है। उसी प्रकार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो
जो केवल अपने मतलब के बारे में सोचता है, जो केवल अपने ही मतलब के बारे में सोचता है, जिससे अपना मतलब से मतलब है, जो सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है उसे मतलबी कहते हैं। जो सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं? मतलबी कहते हैं। और जो खुद रथ चलाता है स्वरथी कहते हैं। जो खुद रथ चलाता है, जो रथ चलाने की खुद की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? स्वरथी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वरथी कहते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। कह रहा मन में संचरण करने वाले, जो मन में आपके विचार चलते रहते हैं, उन्हीं संचरण करने वाले भावों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। प्रश्न पूछे गए। समुच्च बोधय को क्या कहते हैं? मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी हिंदी की क्लास चलती है जिसका नाम पहले हमने हिंदी क्लासेस रखा था, लेकिन लोगों की मांग थी सर लेखपाल के लिए चलाइए, तो वो ये बात समझ नहीं पाते जो हिंदी चल रही है वो सभी परीक्षाओं के लिए, तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, लेखपाल हिंदी क्लासेस कर दिया। और लेखपाल हिंदी क्लासेस अगर आप देखते हैं तो उसमें हम लोग शुरू से चल रहे हैं, 4 चैप्टर तक हम लोग पढ़ लिए हैं और एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं। सभी चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, तो आप उस चैनल को, उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। उसमें सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्रैक्टिस पेपर आप करते रहिए। प्रैक्टिस पेपर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। बहुत सभी लोग ऐसे हैं जो अच्छी तरह से हिंदी को तैयार कर चुके हैं, बस उन्हें रिवीजन करना है, तो प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से वो रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन जिनको अपना बेस मजबूत करना, वो उस क्लास को अवश्य देखें, उसको वहाँ से लाभ मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि किस शब्द की बात हो रही थी? हाँ, समुच्च बोधक को क्या कहते हैं? समुच्च बोधक को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। समुच्च बोधक को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। जो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कह रहा है जो परस्पर वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी तथा अव्यय होते हैं। देखिए जैसे मैंने और कहा, तो राम और सीता, राम और कृष्ण, राम और हंस और नहीं, आत्मा और परमात्मा, ठीक। तो और तो वही रहा, लेकिन उस शब्दों को जोड़ रहा है, दूध और दही, ठीक। तो और में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि उसके दोनों तरफ के शब्द परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ आपको बताना है कि विकारी शब्द होते हैं कि अविकारी शब्द होते हैं, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं कि अविकारी शब्द होते हैं। तो आप तुरंत कह देंगे भैया कि ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। क्लियर? भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये बात तो आपको बतानी नहीं चाहिए, आप तो पहले से जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343, ठीक, भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और लिपि अगर पूछी जाएगी तो लिपि क्या होती? देवनागरी लिपि होती। कौन सी लिपि होती? देवनागरी लिपि होती है। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कह रहा है संविधान के भाग 17 के अनुसार, भाग 17 जैसा कि आप जानते हैं संविधान में कुल 22 भागों का वर्णन किया गया, लेकिन अब इसमें क ख जुड़ने के कारण टोटल भागों की संख्या इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई? 25 हो गई। संविधान में 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, लेकिन अब बढ़ करके इनकी संख्या 465 पहुंच चुकी है। उसमें सीक्वेंस जोड़ने से, और संविधान में भाग पूछा जाता है, ये पूछे जाते हैं, साथ में और क्या पूछा जाता है? अनुच्छेद, भाग और अनुसूची पूछी जाती है। तो संविधान टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो यहाँ पे बात कर रहे थे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि जो होगी वो कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। क्लियर? उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखिए यहाँ पे उषा सुनहले तीर बरसाती, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है जब किसी, एक सेकेंड सॉरी, जब किसी सजीव शब्द को, जब किसी निर्जीव शब्द से सजीव शब्द की तुलना की जाती है, ठीक है। जब किसी हम निर्जीव वस्तु की तुलना
जब किसी काव्य में निर्जीव वस्तु का मानवीकरण सजीव वस्तु के रूप में किया जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि देखिए, ऊषा सुनहले तीर बरसाती। ऊषा मतलब होता प्रातः काल, प्रातः काल, सुनहले मतलब गोल्डन गोल्डन, ठीक, सुनहले जानते हैं आप। तीर बरसाती यानी तीर, जो धूप की किरणें आ रही बहुत तेजी से आ रही हैं, बरसाती मतलब बरस रही हैं, गिर रही हैं। तो यहाँ पे एक निर्जीव बात हो गई कि सूरज से निकलने वाली जो किरणें हैं, उषा मतलब प्रातः और प्रातः काल, और उषा मतलब लड़की का भी नाम हो सकता है। तो कह रहा है उषा सुनहरे तीर बरसाती। उषा जो है वो क्या कर रही है, प्रातः काल सूरज की किरणें तेजी से तीर की तरह गिर रही हैं, जय लक्ष्मी से उदित हुई। लेकिन यहाँ पे क्या, इसका तुलना किसमें की गई कि एक लड़की जो है वो सुनहरे तीर के रूप में आती है, जैसे लगता है कि लक्ष्मी उदित हो गई हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। बात तो की जा रही थी निर्जीव से, तुलना किसकी कर दी गई, सजीव से, और वहाँ पे अलंकार का नाम बदल गया और नव अलंकार कौन सा हो गया, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो गया। क्लियर। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। कह रहा है जितने तुम तारे उतने तो नभ में तारे भी नहीं है। एक तारे का मतलब क्या होता है कि एक तारे का मतलब कि प्रेम से है, और एक तारे का मतलब तारा से है, ठीक है। तो जहाँ पे एक ही शब्द के अलग अलग अलंकार होते, अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। आपने सुना होगा कि वह शब्द पुन पुन आवे अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है भूषण के सिर मोर। तो वही शब्द अगर पुनः पुनः आता है, बार बार एक ही शब्द रिवीजन होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है तथा दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे बता रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी रूपांतरण कीजिए, ठीक है। हिंदी रूपांतरण बताना है। ऑथराइजेशन लेटर विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द ब्रीडर। तो यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो इसका हिंदी अर्थ होता है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था ए फॉरेस्ट गार्ड में। निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप में, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। कह रहा है किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है, तो आपको बताना है रूप साधक प्रत्यय बताना है किस शब्द में है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लड़के, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया लड़के शब्द में पुरुष जात या रूप का बोध होता है। लड़के शब्द में किसका, पुरुष जात या रूप का बोध होता है, अतः लड़के का रूप साधक प्रत्यय है। बचपन मातृत्व एकता शब्द भाववाचक हैं तथा इनमें भाववाचक प्रत्यय प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पे लड़के जो हैं, लड़के में कौन सा प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे रूप साधक प्रत्यय का निर्माण होता है। यह एक लिंग को निर्धारित कर रहा है। त्रुटि वाले वाक्यांशों को चुनें और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। कह रहा है कि त्रुटि वाले वाक्य को आपको चिन्हित करना है और बताना है कौन सा वाक्य गलत लिखा गया है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आप बताइए कि कौन सा शब्द है, सत्य है का सत्य है। तो यह शब्द क्या करना है, आपको बताना है कि त्रुटि वाले वाक्यांशों को चुनें और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला शब्द इन वाक्यांशों का सही अनुरूप क्या है, पहले शब्द का अगर अनुरूप हम करेंगे तो इसमें होगा कि त्रुटिहीन शब्द है पहला वाला, और इसको अगर हम शुद्ध करना चाहेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है। शुद्ध गाय का घी नहीं होगा बल्कि गाय का शुद्ध घी होगा, ठीक है। तो ये शब्द आगे पीछे करने पड़ेंगे और आपका सही हो जाएगा। तो त्रुटिहीन कौन से, पहला आपका क्या है, गलत है, और इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी मिलता है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, शुद्ध वाक्य के रूप में लिखना है। देखिए पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं, यहाँ पे कारण होगा। पति पत्नी के झगड़े का कारण,
पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, कारण आपको बताना है। तो कारण क्या हो सकता है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, आप जल्दी से बता दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे सही। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानते होंगे, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, ये बात याद रख लीजिए बस। उ पहले आता है, प बाद में आता है, तो उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ देखिए असुरक्षित शब्द में, तो असुरक्षित शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें दो, यहाँ पे जो मूल शब्द है, मूल शब्द यहाँ पे रक्ष है, मूल शब्द क्या है, रक्ष है, ठीक है। इसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, ये ऐसा शब्द है इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। कभी कभी ऐसे शब्द दे देता है और आपसे कहेगा कि आप किसको चूज करके बताइए, तो आपको बताना पड़ता है इसमें कितने उपसर्ग हैं कितने प्रत्यय हैं। तो यहाँ आप देखिए दो उपसर्ग हैं, एक उपसर्ग तो सु हो गया, तो ये हो गया सुरक्ष, ठीक। एक उसमें फिर आ हो गया, जैसे यहाँ पे तो आ हो गया, तो टोटल ये शब्द क्या हो गया, असुरक्षा, ठीक। लेकिन उसके बाद इसमें एक तो सु हो गया, दूसरे आ हो गया, मूल शब्द कौन है, रक्ष है, ठीक है। आगे उसके बाद अगर बढ़ते हैं तो इसमें इत प्रत्यय भी लग गया, इत प्रत्यय लग गया, और इत प्रत्यय लगने से क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। तो इस असुरक्षित में हमारे पास दो उपसर्ग हैं, एक प्रत्यय है, लेकिन हमसे उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो उपसर्ग कौन कौन से लगे हैं, आ लगा है और सु लगा है, और मूल शब्द इसका रक्ष है, ठीक है। अरे एक सेकंड, हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ये तो आजकल का पर्याय ऐसा है कि ये हर एक व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है। अगर पीएचडी करने वाले को पकौड़ा बेचने के लिए कहा जा सकता है, तो किसी व्यक्ति के लिए इसे लगा सकते हैं। किसी का उदाहरण ले लीजिए, 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, वैकेंसियां नहीं आ रही, जो आ भी रही हैं उन वैकेंसियों का पेपर नहीं पता। 2019 का फॉरेस्ट गार्ड आपका पता नहीं, 3 साल से लेखपाल आ रहा है पता नहीं, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का टाइपिंग पता नहीं, स्टोनो की टाइपिंग का पता नहीं, आरओ वैकेंसी का लापता है, पीसीएस के पद आए हैं तो उसका पता नहीं पेपर कब होगा, यूपीएसआई की ट्रेनिंग होने के बाद लोगों की स्थिति आप जानते हैं क्या हो गई है। तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने के बाद लोग ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, तो कोर्ट के विवेकाधीन पे पुलिस का एक बैच ट्रेनिंग पे गया, दूसरे बैच का पता लता नहीं, नए वैकेंसी की कोई जानकारी नहीं है, एसएससी जीडी में पद खाली पता नहीं है। मतलब अगर पूरी स्थिति देख लिया जाए तो 4-5 साल में किसी की कोई वैकेंसी होने वाली नहीं। तो आदमी डिग्री ही ले लेगा, और जब डिग्री ले लेगा फारसी तो पढ़ ही लिया, अब बेच रहा है तेल, बेचारा क्या करे, बेरोजगारी की मार सह रहा है, तेल बेचे चाहे कोयला बेचे, कौन मना कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ा छानना ही है। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना। भाई सीधी सी बात है कि आपके पास योग्यता तो है, आपने योग्यता रख ली, लेकिन भैया जब सरकार जॉब देगी तब ना आप उस जॉब का हक पाएंगे। जब जॉब ही नहीं दे रही तो आपकी मजबूरी है। रेलवे की आप स्थिति देख लीजिए, कितने बच्चे फंसे पड़े हैं, चाहे वो डी ग्रुप हो, चाहे वो आपकी अधिकारी रैंक की हो, सबकी स्थिति खराब ही है। तो ऐसी स्थिति में आप ही अपना उदाहरण रख लीजिए, पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखो कुदरत का खेल, कुदरत का ही कमाल है। ऊपर से कोरोना आ गया है तो और मौका मिल गया सबको अपने मन का करने के लिए, क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इंद्र का पर्यायवाची शब्द जल्दी बताओ भाई। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। यहाँ पे देखिए सभी भूपेंद्र को छोड़ करके तीनों इंद्र के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। और इंद्र का पर्यायवाची शब्द, एक मिनट, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं, भूपेंद्र राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है सुरपत, देवराज, शक्र, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र। तो यहाँ पे तो सुरपत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आज के 2020 क्वेश्चन खत्म हुए। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। देखिए यहाँ पे आपके कुछ काम की बात भी हो गई थी, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों को। लोगों को जानना चाहिए कि कौन सा वीडियो चल रहा है, क्या चल रहा है। हिंदी 2020 की सीरीज आपके हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।